अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इमरान खान ने वजीराबाद में 3 नवंबर को खुद पर होने वाले हमले से मुतालिक आज एक अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। एक बार फिर वफाकी हुकूमत और नाम लिए बगैर एस्टैब्लिशमेंट के कुछ अफराद पर इल्ज़ाम लगाया है और आज इमरान खान ने अहम सवालात भी उठा दिए हैं। मगर अहम बात यह है कि कल इमरान खान से मंसूब ये बयान रिपोर्ट हो चुका था कि मुझ पर हमला जनरल बाजवा ने करवाया था और फवाद चौधरी ने कल कह दिया था कि इमरान खान पर हमला कामयाब होने की सूरत में असल में मंसूबा मार्शल लॉ लगाना था। और इमरान खान ने आज कहा है कि मुझ पर हमले में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और मुहाफिज भी शामिल थे। लेकिन यह मामला इतना सादा नहीं है जितना नजर आता है। JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ जो सवालात उठा रही है उससे उनके अपने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पर शक्कू को शुबहात पैदा हो रहे हैं और ये पूरी कहानी एक खिचड़ी बनकर रह गई है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ परवेज इलाही को झूठा साबित कर रहा है, जबकि परवेज इलाही और मोनिस इलाही का मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ को झूठा साबित कर रहा है। और JIT रिपोर्ट की शफाफियत पर भी सवालात उठ गए हैं। हम ये सारे हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं क्योंकि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म पर कातिलाना हमला हुआ है और उन्हें इंसाफ मिलना और तहकीकात का मंतकी अंजाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एक कहानी DPO गुजरात और उस वीडियो की है जो 3 नवंबर को इमरान खान पर हमले और मुल्ज़िम नवीद बशीर की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद पंजाब पुलिस की कस्टडी से लीक हुई थी। इस वीडियो में मुल्ज़िम नवीद इमरान खान पर कातिलाना हमले का एतराफ़ करता है। फिर यह तनाज़ा उठा कि पुलिस की हिरासत में मुल्ज़िम की वीडियो किसने बनाई, कैसे लीक हुई और किसने लीक की। इमरान खान ने आज इल्ज़ाम लगाया है कि DPO गुजरात ने यह वीडियो बनवा कर लीक की थी और उन्होंने वीडियो भी दिखाई जिसमें DPO गुजरात वीडियो बनाने के लिए अपना मोबाइल देते नजर आते हैं। DPO गुजरात के ऊपर तो मेरे 2 सवाल हैं। किसने उसे कहा था कि ये वीडियो भेजे इन सहाफियों की तरफ? जब JIT ने DPO को कहा कि आपका हमें मोबाइल फोन की जरूरत है, हमारे नीचे पंजाब गवर्नमेंट के नीचे DPO मना कर देता है। DPO वाज़े कह देता है कि मैं नहीं आपसे कोऑपरेट करता, आता भी नहीं है। हमने इस हवाले से बात करने के लिए DPO गुजरात सैयद गजनफर शाह को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी थी मगर वो नहीं आए। लेकिन जिस दिन इमरान खान पर हमला हुआ उसके अगले दिन DPO गुजरात हमारे प्रोग्राम में आए थे और हमने उनसे मुल्ज़िम नवीद की एतराफ़ी वीडियो लीक होने के बारे में सवाल किया तो उनका कहना था कि इसका तयन करने के लिए तहकीकात की जाती है। ये बताइएगा, हमलावर की एक कल वीडियो लीक हुई जिस पर शोर बहुत मचा। जो चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब हैं उन्होंने पूरा थाना मुअत्तल कर दिया, मगर एक और वीडियो सामने आ गई। ये कैसे हो रहा है? उसकी तहकीकात बिल्कुल हो रही हैं और बड़ी आला सतह पे हो रही हैं। उसको वज़ीर आला साहब ने भी बहुत उसका सीरियस नोटिस दिया है। इसी वजह से फौरी तौर पे हमने जो है वो जितने एहलकार थे थाने के उनको मुअत्तल भी किया। उनके मोबाइल फोन्स जो हैं वो भी हमने कब्जे में लिए हैं। उनकी भी जो है वो हम फोरेंसिक एनालिसिस कराएंगे और ये देखेंगे कि वो वीडियो कैसे लीक हुई है और किसने बनाई थी। और दूसरी वीडियो भी आप ही की कस्टडी से लीक हुई है? नहीं, ये पहली भी वीडियो जो है वो इस तरह हमारी कोई कस्टडी से लीक नहीं हुई है और जो दूसरी वीडियो है ये थाने के अंदर किसी मकाम की नहीं है, ये शायद किसी और मकाम की है। लेकिन अब मुल्ज़िम नवीद की वीडियो रिकॉर्ड कराने से मुतालिक मुबैना CCTV फुटेज जो तहरीक इंसाफ मंजर-ए-आम पर लाई है जिसने DPO के मौक़िफ़ पर सवाल उठा दिया है। फुटेज पर तारीख 3 नवंबर 2022 और रिकॉर्डिंग का वक्त 5:28 दर्ज है। इस फुटेज के हवाले से इमरान खान का दावा है कि DPO गुजरात अपना मोबाइल फ़ोन SHO के हवाले करते हैं। SHO इस मोबाइल फ़ोन से मुल्ज़िम नवीद का एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करते हैं और मोबाइल फ़ोन DPO को वापस दे देते हैं। यानी मुबैना तौर पर DPO गुजरात की मौजूदगी में और उनकी इजाज़त से मुल्ज़िम नवीद की वीडियो बनाई गई थी, मगर DPO ने हमारे प्रोग्राम में वीडियो के हवाले से ताल्लुकी का इज़हार कर दिया था मगर और लाइलमी का इज़हार किया था। मगर दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वज़ीर आला परवेज इलाही है और गुजरात परवेज इलाही का आबाई शहर है और सैयद गजनफर शाह आज भी DPO गुजरात हैं। ये सारी मालूमात खुद पुलिस के रिकॉर्ड पर मौजूद है, वेबसाइट पर मौजूद है, उन्हें नहीं हटाया गया। फवाद चौधरी से DPO गुजरात के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि लॉजिक तो यही बनती है कि परवेज इलाही का खास आदमी होगा। यानी DPO गुजरात पर इल्ज़ाम लगाकर तहरीक इंसाफ असल में जिम्मेदारी तो परवेज इलाही पर डाल रही है और DPO का ताल्लुक परवेज इलाही से जोड़ रही है। मगर दूसरी तरफ CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर जो JIT के सरबराह भी हैं वो भी परवेज इलाही के खास आदमी हैं और उन्हें CCPO लाहौर बरकरार रखने के लिए परवेज इलाही ने वफाक से एक लंबी खींचातानी भी की है। लेकिन तहरीक इंसाफ इसी गुलाम महमूद डोगर की रिपोर्ट पर भरपूर एतमाद कर रही है और इसके एक एक लफ्ज़ पर यकीन कर रही है। और मज़ीद ये कि जिस तरीके से ये JIT बनी थी उस पर भी तनकीद की जाती है कि ये कोई JIT नहीं है बल्कि इमरान खान की मर्जी के पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी है जिसने इमरान खान की मर्जी के मुताबिक अपनी फाइंडिंग्स देनी है। शुरू में ही वफाकी वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत को खत लिखकर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में JIT पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया था। आपको ये भी बताएं कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में JIT बनने की भी अपनी एक दिलचस्प दास्तान है। डॉन की 11 नवंबर की खबर के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने इमरान खान पर
कातलाना हमले और वजीराबाद पुलिस की जानिब से मुकदमे में FIR के इंदराज की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी है। इस JIT की सरबराही DIG एस्टैब्लिशमेंट और CPO लाहौर तारिक रुस्तम चौहान कर रहे थे, जबकि इसके 4 अराकीन थे। फिर 12 नवंबर को पंजाब हुकूमत ने 5 रुकनी JIT को 24 घंटे के अंदर ही तब्दील कर दिया। इस दूसरी JIT की सरबराही DRPO डेरा गाजी खान सैयद खुरम अली को दे दी गई। मगर फिर 15 नवंबर को खबर आई कि पंजाब हुकूमत ने JIT में एक दफ़ा फिर तब्दीली करते हुए CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को JIT का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सिर्फ यही नहीं, ये खबरें भी सामने आती रही कि JIT के सरबराह बनने से पहले और फिर बाद में भी CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर खुद कई बार इमरान खान से मिलने जमान पार्क जाते रहे हैं। उन्होंने पहली बार 12 नवंबर को जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह का दौरा किया, फिर 16 नवंबर को दोबारा जमान पार्क का दौरा किया, 20 नवंबर को दोबारा जमान पार्क पहुंचे और फिर 5 दिसंबर को फिर खबर आई कि गुलाम महमूद डोगर दोबारा जमान पार्क पहुंच गए हैं। गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में बनने वाली JIT का यह पूरा बैकग्राउंड है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने अपनी ही पसंद की JIT पर भी इल्जाम लगा दिया कि वहां से भी एक मुखालिफ एंकर को मालूमात लीक की गई, हालांकि अदालत में जमा होने से पहले ये नहीं हो सकता। JIT के अंदर से चीजें लीक हुई और एक मुखालिफ हमारे जो बड़ा हमारे गेस्ट बोलता है उस एंकर को पहुंचाई गई। वो किसने पहुंचाई? कौन था हमारे JIT के अंदर के JIT के अंदर से? और ये एक जुर्म है कि कोई JIT के अंदर से इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता जब तक वो अदालत में ना जाए। मैं जो आपके सामने चीजें लेके आ रहा हूं ये सारी अदालत में जा चुकी हैं। मगर अदालत में तो ये रिपोर्ट जमा नहीं हुई है। कल तहरीक इंसाफ ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, आज इमरान खान ने इस पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो ये रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के पास कैसे पहुंच गई है? वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुलजिम नवीद के वकील मियां दाऊद ने भी यही सवाल उठाया है कि अदालत से पहले इमरान खान के पास JIT रिपोर्ट कैसे आ गई? ने एक JIT बनाई है, उसकी सरबराही जो है वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो है ना वो कर रहा है, और उस JIT की रिपोर्ट जो है वो अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई, अभी तक मीडिया में पेश नहीं हुई, अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और फवाद चौधरी साहब को वो पूरी रिपोर्ट मिल गई है। JIT की वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के पास कैसे पहुंच गई, फवाद चौधरी साहब के पास कैसे पहुंच गई, वो अभी अदालत में तो सबमिट नहीं हुई। इस पूरी कहानी में एक और तजाद ये है कि इमरान खान पर फायरिंग सिर्फ मुलजिम नवीद ने की थी या और लोग भी शामिल थे। फवाद चौधरी ने JIT रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि इमरान खान पर हमले में 3 हमलावर शामिल थे, छतों से भी गोलियों के खौल मिले। इब्तदाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, उसमें ये बात साबित हो गई है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटैम्प्ट में शामिल हैं। जो बुलेट्स रिकवर हुई हैं उनमें से 14 जो बुलेट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर से बरामद हुई हैं, यानी 12 एक जगह से और 2 एक जगह से। 9 बुलेट्स वो एक बिल्डिंग के ऊपर से जो हैं वो बरामद की गई हैं, जो कि बिल्कुल सामने बिल्डिंग जो है वो मौजूद थी। उसमें भी 7 बुलेट्स एक जगह से मिली हैं, 2 जगह से बुलेट्स जो हैं वो और मिली हैं। 3 हमलावरों की बात ये JIT कह रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि अपने हमले के 4-5 दिन बाद ही इमरान खान ये बात कहना शुरू हो गए थे, मगर DPO गुजरात ने हमारे प्रोग्राम में कह दिया था कि ज़मीन से 11 गोलियों के खौल मिले थे, छतों से कोई खौल नहीं मिला था। कहा जा रहा था कि शायद किसी छत से, किसी घर से ना एक और हमलावर ना हो जिसने गोलियां चलाई हो। पुलिस को कोई ऐसी एविडेंस मिली? हमने तमाम जो इर्द गिर्द की छतें थी उनका बड़ा तफसीली जो है वो रात को जायजा लिया। हमारी जो फोरेंसिक टीम्स थी उन्होंने भी इसका जायजा लिया। हमने जो है वो बड़े ध्यान से और तसल्ली से उन तमाम छतों को देखा और किसी छत से कोई ऐसी एम्प्टी, कोई ऐसा खौल नहीं मिला कि जैसे हम ये कह सकें कि वहां से फायरिंग हो गई। और नीचे खौल कितने मिले हैं आपको गोलियों के? PFSA ने फौरी तौर पे मौके से जो है वो सारी अपनी एविडेंस को प्रिजर्व किया, तो उसके अंदर जो एम्प्टी थी वो टोटल कुछ 11 मिली है, जिसके अंदर 9 जो है वो पिस्टल की हैं, जबकि 2 जो है वो SMG के जो राउंड होते हैं उनके खौल हैं। जो SMG के भी आपको खौल मिले हैं वो भी नीचे से मिले हैं, छत से नहीं मिले? जी बिल्कुल नहीं जी। तो अब JIT को छतों पर से खौल कैसे मिल गए हैं, जब DPO कह रहे थे कि अच्छी तरीके से देख लिया गया है और छतों पर तो हमारे अपने स्नाइपर्स मौजूद थे। मुलजिम नवीद की पिस्तौल की गोलियों के खौल के अलावा 2 अलग खौल भी मिले थे। ये गोलियां किसने फायर की थी ये अभी तक बात सामने नहीं आई है, मगर गजनफर अली शाह आज भी परवेज़ इलाही के शहर गुजरात के DPO हैं और इमरान खान सहाफ़ियों, इस्टेब्लिशमेंट, वज़ीर आज़म और फौज सब पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर अपनी पंजाब हुकूमत होते हुए DPO का एहतसाब तो दूर की बात, उन्हें ओहदे से भी नहीं हटा रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि मकतूल मौज़म को किसकी गोली लगी थी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सामने आया कि मौज़म को ऊंचाई से फायर किया गया और वही गोली लगी। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और मुलजिम नवीद के वकील का दावा है कि वो गोली कंटेनर पर मौजूद इमरान खान के गार्ड ने चलाई थी, जिसे शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया।
कंटेनर से एक गोली चली है और वो सीधी जाके जो है वो मुअज्जम को लगी है। उस गोली की डायरेक्शन ये है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आप पढ़ लें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आप पढ़ लें। वो फायर जो है वो इसके गार्ड का लगा है। गार्ड को भी जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए, उसे गिरफ्तार होना चाहिए और उस वक्त की फुटेज जो है वो तमाम एंगल से जो है वो मौजूद है। अगर वहाँ पे कोई और आदमी होता तो लाजमी जो है उसी वक्त जो है वो फुटेज में भी आता और पकड़ा जाता। मुअज्जम शहरी वहां पर जांबाक हुआ, वो इमरान खान के गार्ड की गोली से लगने से हुआ। उस वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा। हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मुअज्जम गोंदल के कत्ल का जो इस्तगासा है वो इमरान खान और उसके गार्ड है उसके खिलाफ जो है वो दर्ज करवाया जाए। इमरान खान पर हमले की जो वीडियो सामने आई है उसमें भी इमरान खान के एक गार्ड को कंटेनर से फायर करते हुए देखा जा सकता है, जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मगर इसकी तहकीकात के हवाले से कोई हकाइक मंजर आम पर नहीं लाए गए हैं। मुलजिम के वकील इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया है। उस पूरी कहानी में जो तीसरा तनाज़ा है वो हमले की FIR के इंदराज के हवाले से है। इमरान खान चाहते थे कि FIR में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और एक इंटेलिजेंस अफसर का नाम शामिल किया जाए, मगर पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत के बावजूद FIR दर्ज नहीं हो रही थी। इमरान खान ने आज दोबारा ये बात दोहराई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा मैंने 3 नाम दे दिए कि ये 3 लोग हैं जो कि इसमें मुलव्वस है। गवर्नमेंट हमारी पंजाब में, मैं पार्टी का हेड जिसकी गवर्नमेंट पंजाब में है और हम वो स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवा सकते। कौन था जो कि रोक रहा था इस स्टेटमेंट को? कौन डर रहा था तफ्तीश से? पार्टी का सरबराह, एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट पंजाब में। मैं FIR आज तक नहीं कटवा सका। कौन इतनी बड़ी ताकत थी जो कि गवर्नमेंट जो हमारी पंजाब में है उससे भी ज्यादा बड़ी ताकत थी को रोक सकती थी इसको? ये मेरा सबसे बड़ा पहला सवाल है। कल फवाद चौधरी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि परवेज इलाही को बुलाकर कहा गया कि अगर FIR काटी तो नताइज होंगे। लेकिन FIR के इंदराज के हवाले से मोनिस इलाही ये कह चुके हैं कि हमने तो तहरीक इंसाफ को कहा था कि अपना कोई भी बंदा SHO लगाएं और कोई भी जाकर FIR दर्ज करा ले। उन्होंने ये भी कहा कि हमसे FIR ना काटने का किसी ने नहीं कहा था। और आज परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद की और ये बात दोहराई कि उनकी मर्जी का अफसर लगाने की ऑफर की थी। हमने तो ये भी कह दिया था जी आप PTI वाले खुद लगा लें, वजीराबाद में स्पाई वो लगा लें, मुहर्रर वो लगा लें, जो मर्जी कर लें। IG भी उन्हीं का है, सारी हुकूमत ही उन्हीं की है। तो इसमें हमें वैसे भी मैं ये समझता हूँ जो कुछ लीडरशिप है PTI की उनको जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। उनकी अपनी हुकूमत है, वो खुदा का खौफ करो। जो आपका हाल हुआ था 25 तारीख को, आपकी ज़बानें बाहर आई हुई थी, जो लाले पड़े हुए थे, तो ये शुक्र करो अल्लाह ताला का। ना शुक्री जो है ना अल्लाह को पसंद नहीं है। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ सच बोल रही है, परवेज इलाही और मोनिस इलाही सच बोल रहे हैं या DPO गुजरात सच बोल रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में कुछ मजीद सवालात CTD पंजाब पर भी उठाए गए हैं और ये सवालात भी तहरीक इंसाफ ही खुद उठा रही है, क्योंकि CTD पंजाब की हिरासत से भी मुलजिम नवीद की एक वीडियो लीक हो गई थी। इमरान खान ने आज इस पर भी इल्ज़ाम लगाया कि CTD ने तफ्तीश के दौरान ताबुन नहीं किया। शाम को जब एक दफा DPO उसको उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देता है, 8 घंटे के लिए उसको नवीद को CTD उठा लेती है। CTD फिर एक और वीडियो रिलीज करती है रात के 12 बजे। CTD का क्या काम था उस वीडियो को रिलीज करना? CTD जब वो वीडियो रिलीज करती है जो उसकी बैकग्राउंड है वो चेंज कर देती है बाद में। CTD के जो उस मुलव्वस था उसको जब बुलाया जाता है JIT में वो भी मना कर देता है कि मैं नहीं आता। फिर से पंजाब गवर्नमेंट के नीचे है वो मना कर देता है कि मैं नहीं कोऑपरेट करता। कौन इनको रोक रहा था? अरे जाहिर है कोई ज्यादा ताकतवर फोर्स थी जो रोक रहा है इनको। लेकिन आम बात यह है कि CTD भी पंजाब हुकूमत का मातहत इदारा है और वज़ीर आला परवेज इलाही के ज़रिए निगरानी काम करता है। तो क्या यहाँ भी इमरान खान परवेज इलाही पर ही जिम्मेदारी डाल रहे हैं? फवाद चौधरी ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि जब इमरान खान पर हमला हुआ तो उस जगह मुनासिब सिक्योरिटी नहीं थी। गुजरात में और वज़ीराबाद में जो सिक्योरिटी थी वो बहुत कम थी और कतई तौर के ऊपर उसका जो मयार था वो पहले जो गुजरांवाला में जिस तरीके से उनको सिक्योरिटी दी गई थी या लाहौर में दी गई थी उसके मुताबिक नहीं थी। वहाँ पे जो पुलिस है उसकी तादाद को भी कम किया गया और एक मौका फराहम किया गया कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो सके। लेकिन ये इल्ज़ाम भी परवेज इलाही पर ही जाता है, क्योंकि पंजाब में हुकूमत तो उन्हीं की है और वही वज़ीर आला है और गुजरात उनका आबाई इलाका और हल्का भी है। और DPO गुजरात हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि बात दुरुस्त नहीं है कि गुजरात में मुनासिब सिक्योरिटी नहीं थी। इसके अलावा JIT की नाकिस तफ्तीश से मुतालिक मुलजिम नवीद के वकील ने यह सवाल भी उठाया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने तो पहले ही इमरान खान पर हमले का बता दिया था, उन्हें क्यों शामिल तफ्तीश नहीं किया गया? PTI के सेनेटर एजाज चौधरी साहब की ट्वीट के ऊपर
दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने की, ये बात हमने अदालत के अंदर भी इस बात की निशानदेही की। जेआईटी की तरफ से भी वहां पर गुलाम महमूद डोगर साहब मौजूद थे, उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि इजाज चौधरी साहब को एक दिन पहले कैसे पता चल गया था कि उन्होंने अहमद चट्टा साहब को फोन करके बता दिया कि जी एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर जाकर वकुआ होगा, इमरान खान के हमले के ऊपर फायरिंग होगी। और आज के दिन तक इजाज चौधरी साहब से बयान नहीं उनका रिकॉर्ड किया गया, उनसे पूछा नहीं गया कि आपने ये इतनी बड़ी वाकया होने जा रहा था, आपको ये किसने बताया था कि इमरान खान के ऊपर हमला करने हो रहा था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि मैंने कल रात अहमद चट्टा को फोन पर बताया था कि वजीराबाद में खान पर कातिलाना हमला होगा, 100 कातिलाना हमला हो गया। इमरान खान पर हमला किसने करवाया, इस हवाले से तहरीक इंसाफ मुतज़ाद बयानात दे रही है। कल इमरान खान के नाम से बोल टीवी पर यह खबर चली कि इमरान खान को कत्ल कराने का मंसूबा जनरल बाजवा का था ताकि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की जा सके। इस खबर के बाद कल फवाद चौधरी ने ट्विटर पर बयान जारी किया कि इमरान खान से मंसूब बयान गुमराहकुन और सियाक व सबाक से हटकर है। वो कल जीआईटी के इंकशाफात से मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम तहकीकात के हतमी होने तक किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं डाल सकते। मगर दिलचस्प बात यह है कि फवाद चौधरी ने कल इस बयान की तरदीद की, लेकिन कल ही काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में वो ये कह चुके थे कि कुछ हल्के इमरान खान से जान छुड़ाना चाहते थे और ये भी था कि अगर इमरान खान कत्ल हो जाते हैं तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस मुल्क में मार्शल लॉ तो आर्मी चीफ ही लगा सकते हैं और मार्शल लॉ वज़ीर आज़म और उसकी हुकूमत के खिलाफ लगता है, तो फिर शहबाज शरीफ और जनरल बाजवा दोनों एक साथ इस अमल में कैसे मुलविस हो सकते हैं। इमरान खान ने आज कहा कि हमें सिर्फ चीफ जस्टिस से इंसाफ की तवक्को है कि वो एक ताकतवर इंक्वायरी को बैक करें। अब दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद चीफ जस्टिस को खत लिख चुके हैं कि इस हवाले से तहकीकात कराई जाए।